Morning children, this is Vaishali Dubey from district Chinwada and students. Now today we are going to discuss about essay writing for class 11th and class 12th. स्टूडेंट्स कक्षा 12वीं में ऐसे राइटिंग पे आपको 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिमिलरली क्लास 11th में भी ऐसे राइटिंग पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनुअल एग्जाम में। सो लेट्स गो। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज एन ऐसे। An essay is a group of paragraphs written about single topic and a central main idea. एक जो निबंध होता है ये पैराग्राफ्स का समूह होता है कहना चाहिए, और ये किसी एक सिंगल टॉपिक पे और सेंट्रल मेन आइडिया पे लिखा हुआ होता है। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स। इसमें कम से कम 3 पैराग्राफ तो होने चाहिए, बट अब 5 पैराग्राफ्स ऐसे इज अ कॉमन लेंथ फॉर एकेडमिक राइटिंग। शैक्षिक स्तर की जो राइटिंग होती है उसमें 5 पैराग्राफ में ऐसे राइटिंग कॉमनली की जाती है। एन ऐसे हैज 3 मेन सेक्शंस। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। फर्स्ट वन इज एन इंट्रोडक्शन दैट स्टेट्स द टॉपिक ऑफ द ऐसे एंड मेक अ पॉइंट थ्रू द थीसिस स्टेटमेंट। इसमें एक इंट्रोडक्शन का पॉइंट होता है सबसे शुरू में, जो ऐसे के टॉपिक को बताता है, और साथ ही इसमें जो भी इसके थीसिस स्टेटमेंट होता है, मतलब निबंध का जो प्रसंग या वर्णन करना होता है, उस पे इसमें पॉइंट बने होते हैं। थीसिस मीन्स डिसर्टेशन, कॉन्टेक्स्ट या थीम, यानी कि व्याख्या या कोई संदर्भ या किसी टॉपिक विशेष पे समझाना। ये ऑनलाइन डिक्शनरी से हमने ये वर्ड फाइंड आउट किए हैं। सपोर्टिंग और बॉडी पैराग्राफ्स, जो इसका सेकंड सेक्शन होता है, इसमें सपोर्टिंग या बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं। दैट कंटेंट द सपोर्टिंग पॉइंट दैट एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ द टॉपिक, जिसमें सपोर्टिंग पॉइंट्स सम्मिलित होते हैं जो किसी टॉपिक के डिटेल को समझाते हैं या बताते हैं। लास्ट वन इज अ कंक्लूजन पैराग्राफ। इसमें आखिरी में कंक्लूजन पैराग्राफ होता है। दैट टाइज ऑल द पॉइंट्स ऑफ द ऐसे टुगेदर एंड रीस्टेट्स योर मेन पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़े रखता है या बांधे रखता है, और साथ में इसमें आखिरी में एक बार फिर से हमको मेन पॉइंट्स को लिखना होता है कंक्लूजन में। सो स्टूडेंट्स, आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे राइटिंग में 3 मेन जो सेक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज एन इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज सपोर्टिंग आर बॉडी पैराग्राफ्स, एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन इज अ कंक्लूजन पैराग्राफ। बस यही आपका एक एग्जैक्ट फॉर्मेट हुआ, एग्जैक्ट सेक्शन हुआ किसी ऐसे राइटिंग का। प्रॉपर ऐसे फॉर्मेट हम देखेंगे कि ऐसे किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। कवर पेज, इसमें टाइटल या हेडिंग ऑफ द ऐसे मेंशन की जाती है। हमको जिस भी टॉपिक पर हम ऐसे राइटिंग करते हैं उसके टाइटल को या हेडिंग को इसमें कवर पेज पे हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ग्रेट लीडर पे या न्यूज़पेपर पे या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पे या कोरोना वायरस डिजीज़ पे, जिस पे भी हम ऐसे लिखेंगे तो जो हमने नाम अभी लिए हैं यही इसके टॉपिक होंगे अलग अलग। जो भी टॉपिक होगा उसे सबसे ऊपर हेडिंग में या टाइटल के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद में इंट्रोडक्शन, अभी हमने देखा था ऐसे कि 3 मेन सेक्शन में फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में जो है थीसिस स्टेटमेंट, व्हाट इज़ द मेन आइडिया यू विल बी डिस्कसिंग। जो भी मेन आइडिया हम इसमें डिस्कस करने जाएंगे उसी के थीसिस स्टेटमेंट को इसमें लिखा जाता है। मतलब निबंध का जो प्रसंग होता है ना, वह इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है। लिखने का जो तरीका है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू 3 मेन पॉइंट्स यू विल बी डिस्कसिंग इन रिलेशन टू योर थीसिस स्टेटमेंट। यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन होता है यह संक्षिप्त, और साथ में इसमें 3 मेन पॉइंट्स इसमें दिए जाते हैं जो भी हमारे निबंध के प्रसंग होते हैं, उन जिनको हमको वर्णन करना है आगे के ऐसे में, उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन को ब्रीफली इसमें 3 मेन पॉइंट्स के साथ लिखा जाता है। जानेंगे किस तरीके से लिखते हैं। पॉइंट 1, रीस्टेट द फर्स्ट ऑफ योर 3 मेन पॉइंट्स। इसमें सबसे शुरू में आप अपने 3 मेन पॉइंट्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं इंट्रोडक्शन में, उसमें पहले पॉइंट को आप यहाँ फिर से कहते हैं। ऑफर एन एग्जाम्पल एज टू वाई दिस पॉइंट सपोर्ट योर थीसिस स्टेटमेंट, और आपके निबंध का जो
प्रसंग है उससे रिलेटेड आप उससे कोई एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि किस तरीके से ये जो उदाहरण है ये इस पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है। गिव प्रूफ ऑफ दिस एग्जाम्पल आ कोटेशन फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, और इससे रिलेटेड आप प्रूफ दें जो भी आपका एग्जाम्पल आप यहाँ शो कर रहे हैं और उसमें रिलायबल सोर्स से कोई कोटेशन आप लिखें। डिस्कस इन मोर डिटेल, यू कैन इंक्लूड ओपिनियन, आप यहाँ पर मोर जो भी और अतिरिक्त डिटेल है उसको डिस्कस करें और ओपिनियन भी दे सकते हैं। पॉइंट 2 सिमिलरली पॉइंट 1 के जैसे ही, बट यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं रीस्टेट द सेकेंड ऑफ योर 3 मेन पॉइंट्स, जो भी आपके 3 मेन पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में थे उसके सेकेंड पॉइंट को यहाँ पर आपको फिर से कहना है। ऑफर एन एग्जाम्पल एज टू वाई दिस पॉइंट सपोर्ट्स योर थीसिस स्टेटमेंट, एग्जाम्पल दें इस पॉइंट के सपोर्ट के लिए। गिव प्रूफ ऑफ दिस एग्जाम्पल आ कोटेशन फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, इसमें भी आपके एग्जाम्पल के लिए आप प्रूफ दें और रिलायबल सोर्स से कोई कोटेशन लिखें। डिस्कस इन मोर डिटेल, और भी अतिरिक्त कुछ डिटेल है तो उसको डिस्कस करें और ओपिनियन भी दें। सिमिलरली पॉइंट 3 रीस्टेट द थर्ड ऑफ योर 3 मेन पॉइंट, तीसरे में से जो तीसरा मेन पॉइंट है उसे यहाँ पर आप फिर से कहें। ऑफर एन एग्जाम्पल एज टू वाई दिस पॉइंट सपोर्ट्स योर थीसिस स्टेटमेंट, यहाँ पर फिर आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में कुछ बातें लिखना है जिससे क्लियर हो कि आपका ये पॉइंट जो है कैसे आपके निबंध के कथन को स्पष्ट कर रहा है, और उस एग्जाम्पल के लिए आप प्रूफ दे दें। अ कोटेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्स, डिस्कस इन मोर डिटेल, यू कैन इंक्लूड ओपिनियन, और यहाँ अपनी राय भी दें और अतिरिक्त डिटेल आप यहाँ पर डिस्कस करें। Conclusion, remind the reader about the amazing ideas you just presented in your essay by, जो पाठक हैं रीडर यानी पाठक को अद्भुत विचार के बारे में याद दिलाएं जिसे आपने अभी अपने निबंध में प्रस्तुत किया है। इसने कैसे कर सकते हैं? रीस्टेटिंग योर थीसिस स्टेटमेंट, अपने निबंध कथन को फिर से शुरू करना। समराइजिंग योर मेन पॉइंट्स, और अपने मुख्य बिंदुओं का सारांश यहाँ पर लिखना। इस तरीके से आपका कंक्लूजन कंप्लीट होता है। बिब्लियोग्राफी, यहाँ पर इसे हिंदी में संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं। स्टूडेंट्स, बिब्लियोग्राफी का यूज़ ऐसे राइटिंग में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम में तो आपको याद करके ही ऐसे लिखना है, बट यदि आप पहले से कोई ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यू मस्ट लिस्ट ऑल ऑफ द रिसोर्सेज, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट साइट्स, एनसाइक्लोपीडियाज एटसेट्रा दैट यू यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन फॉर योर ऐसे। आपके निबंध के लिए आप इन सभी जो जितने रिसोर्स लिखे हुए हैं इन रिसोर्सों को कलेक्ट करें, और इन जो माध्यम है जैसे बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इंटरनेट साइट्स हैं, डिक्शनरी हैं, इससे आप हेल्प लें अपने ऐसे को सुंदर बनाने के लिए, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप इसमें कलेक्ट करें और एक अच्छी ऐसे राइटिंग आप इससे कर सकते हैं। What is the criteria in good essay writing? एक अच्छे ऐसे लेखन की या निबंध लेखन की क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या मुख्य बिंदु होते हैं, जानेंगे। फर्स्ट, द टॉपिक चूजन मस्ट बी द टॉपिक दैट यू आर इंटरेस्टेड विथ, हमको वही टॉपिक इसमें चुनना होता है। चुने गए विषयों में वह हमें विषय चुनना होता है जिसमें हम रुचि रखते हैं, या आप जिसमें रुचि रखते हैं उसी विषय को आप यहाँ चुनें। The topic also determined by your existing knowledge and the availability of resources, जो आपके टॉपिक हैं ये निश्चित आप कर लें कि आपका जो मौजूदा ज्ञान है और जो संसाधन है, जो भी अवेलेबल रिसोर्स हैं उनकी उपलब्धता के द्वारा आप इन टॉपिक को क्या कर लें, चुनें, ताकि आप अच्छे से ऐसे राइटिंग कर सकें। You must also consider the readers, the situation for the essay to be represented, और जिसको भी आप ऐसे लिख रहे हैं जिनके लिए जो रीडर्स हैं, आपके पाठक हैं, उनकी सिचुएशन को भी ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे लिखना है। Lastly, you must always think of what is the purpose of the essay and ideas must be arranged in a logical order. आखिरी में आपको ये ज़रूर सोचना है कि आपका जो निबंध लेखन का पर्पस है वह क्या है, और जो भी आपके
आइडियाज़ हैं, जो भी तर्क हैं, उनको आप लॉजिकली अरेंज करके लिखें, मतलब लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखें, एक सीक्वेंस हो कहना चाहिए आपकी ऐसे राइटिंग में। ये मेन होता है किसी भी एक गुड ऐसे में। चलिए हम यहाँ एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मून और बैन और साइंस ब्लेसिंग एंड कर्सेस। बहुत ही कॉमन टॉपिक हमने यहाँ लिया है स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम के लिए ये उपयोगी भी हो सकता है। टॉपिक को चूज़ करना हमने अभी देखा था इंट्रोडक्शन में। सबसे शुरू में उसमें मेन पॉइंट्स को इंट्रोडक्शन में समझाया जाता है। टॉपिक हम जो लिए हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी, यानी उसकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं विज्ञान ने हमें जो दी हैं। बून यानी वो वरदान है, या वेन यानी प्रतिबंधित होना चाहिए या वे प्रतिबंधित हैं। या इसका सेकंड फॉर्म हमने लिखा विज्ञान, ब्लेसिंग एंड कर्सेस, विज्ञान के जो ब्लेसिंग्स दिए हैं, जो हमें चमत्कार के रूप में जो हमको उससे आशीर्वाद मिले हैं, या अभिशाप, कर्सेस यानी होता है अभिशाप। तो इस टॉपिक पे हमने ऐसे राइटिंग की है। इंट्रोडक्शन में हमने जैसे देखा था कि इंट्रोडक्शन जो होता है वो मेन पॉइंट को सपोर्ट करते हुए जो आपके थीसिस स्टेटमेंट होता है, मतलब निबंध का जो प्रसंग होता है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है, द फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन ह्यूमन लाइफ केम व्हेन मैन डिस्कवर्ड फायर एंड सेकंड वन व्हेन ही डिस्कवर्ड द व्हील। हमने शुरुआत बिल्कुल ऐसी की खोज से, क्योंकि विज्ञान का जो मेन कॉन्सेप्ट है डिस्कवरिंग, यानी खोज पर आधारित है, इसलिए हमने इससे रिलेटेड बात की कि जो पहली क्रांति आई वो जो आई थी वो आग से, यानी आग की खोज, और दूसरी जो थी वो व्हील यानी चक्के की खोज। दीज टू बिकम द फोर रनर्स ऑफ ऑल द लेटर डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यही दो जो है आगे के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास में फोर रनर के रूप में काम आए। द बून, भाई हम जानेंगे कि विज्ञान ने हमें क्या क्या वरदान दिए, उससे हमें क्या सुविधाएं मिली। इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज पैल्पेबल इन ऑल वॉक्स ऑफ आवर लाइव्स, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से हम जानते हैं कि साइंस का प्रभाव और टेक्नोलॉजी का हमें मिलता है देखने को। वी हैव अवर टीवी, रेडियो एंड म्यूजिक सिस्टम, हमारे पास हमारी टीवी, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम है। अवर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, और साथ में समाचार पत्र और मैगजीन्स हैं। We don't have to go to work on a bicycle as we have our scooter, motorbike or car, और हमारे पास अब जो है काम के लिए साइकिल से जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हमारी स्कूटर, मोटर बाइक और या कार भी है। The housewife has tap water and does not suffer the conventional चूल्हा एंड इट्स स्मोक, जो घरेलू महिलाएं हैं वो टैप वाटर यूज़ कर रही हैं, मतलब उनके पास अब पानी जो है वो नलों में आ रहा है, और वे कन्वेंशनल चूल्हा जो है उससे सफ़र नहीं कर रही हैं, और ना ही उसके धुएं से वो प्रभावित हैं। शी हैज़ हर गैस स्टोव, उसके पास उसका गैस स्टोव है, इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज एंड माइक्रोवेव ओवन। शी ऑल्सो हैज़ हर वॉशिंग मशीन एंड इलेक्ट्रिक आयरन, उसके पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो साइंस ने ही दिए हैं। आउट इन द फील्ड्स, अब खेतों की बात करें, द फार्मर हैज़ हिज ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू सेव हिज लेबर एंड टाइम। खेतों में भी जान रहे हैं कि किसानों के पास अब ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर मशीन है जो उनके श्रम और समय को बचा रहे हैं। ही हैज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स अलॉन्ग विथ पम्प्स टू गेट बम्पर ईल्ड्स, बहुत ज़्यादा उत्पादन जो है उनके पास, उनकी खुद की जो फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक है और कीटनाशक भी हैं, पंप से वो करते हैं और बम्पर यील्ड प्राप्त करते हैं, मतलब पर्याप्त बहुत अधिक मात्रा में उनके पास जो है कृषि उपज प्राप्त होती है। While going places, we don't have to depend on the bullock cart or horse carriage, as we have buses, trains and even airplanes. और यदि जाने की बात की जाए तो हमारे पास जो है अब हम बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी पर डिपेंड नहीं है, हमारे पास बस, ट्रेन और एयरप्लेन्स हैं। दे मेक द स्पेस श्रिंक and save a lot of our time apart from making our journeys comfortable.
उसने जगह को श्रिंक कर दिया है, छोटा कर दिया है, सिकोड़ दिया है और हमारे बहुत सारे समय की भी बचत होती है और इसके साथ-साथ हमारी जो यात्रा है वह आरामदायक भी हो गई है। एंड व्हेन और जब एज़ पेशेंट्स किसी रोगी के जैसे वी गो टू अ डॉक्टर ही डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन हिज गैस बट गेट्स अ लॉट ऑफ टेस्ट्स conducted in order to diagnose our illness and give us proper treatment। यदि हम किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो अब वो है गैसिंग पर हमको यानी गैस करके ट्रीटमेंट नहीं करते बल्कि वो हमारे बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं और उसके आधार पे वो हमारी जो डिजीज़ है या बीमारी है उसको डायग्नोज करते हैं और उसके साथ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो हमें देते हैं। एंड एडवांसेस इन सर्जरी आर रियली अमेजिंग। और आधुनिक में तो जो सर्जरी है आधुनिक युग में ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक हो गई है। सर्जन्स नाउ परफॉर्म ओपन हार्ट बाईपास एंड इवन किडनी ट्रांसप्लांट्स। जो सर्जन है ना अब ओपन हार्ट बाईपास और किडनी ट्रांसप्लांट तक भी कर रहे हैं। द बैन, क्या भाई इसमें प्रतिबंध या रोक के रूप में क्या होना चाहिए इनको पढ़ेंगे। बट वी ऑल्सो हैव द राइफल्स एंड गन्स टू फायर शेल्स एंड इवन एटम बॉम्ब्स कैपेबल ऑफ वाइपिंग अवर सिविलाइजेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। परंतु अब हमारे पास जो है राइफल्स गन्स फायर सेल्स ये कुछ ऐसे खतरनाक चीज़ें और यहाँ तक कि एटम बॉम्ब हैं जो सक्षम है पूरे दुनिया से पूरे मानव जीवन के अस्तित्व को वाइप करने यानी गायब करने के लिए। What more? Now you don't have to carry these bombs in airplanes to drop them on enemy towns, but use intercontinental ballistic missiles based on rocket technology to carry them। यहाँ पर और क्या कहें, और आज के समय में जो है ना बॉम्ब्स को जो है शत्रु के शहर तक पहुंचाने के लिए एयरप्लेन्स की अब ज़रूरत नहीं है बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो रॉकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है वो ही इन्हें वहां पहुंचा देती हैं। तो ये थोड़ी सी हमने उन कंडीशन को यहाँ डिस्कस किया जो प्रतिबंध या रोक या मनाही के रूप में साइंस में होना चाहिए। कंक्लूज़न, यहाँ लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और हमने देखा था कंक्लूज़न में जो 3 मेन पॉइंट्स होते हैं या इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स या बीच के जो हम सपोर्टिंग पैराग्राफ में जो सब सारी चीज़ें पढ़ी उस चीज़ को के साथ साथ इंट्रोडक्शन के पॉइंट को हम एक बार फिर से रीस्टेट करते हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है सावधानी है उसको डिस्कस करेंगे। हमने लिखा दस एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर neither a boon nor a ban, neither a bliss nor a curse। हमने ये 2 लाइन स्पष्ट कर दी कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो आधुनिक है ये ना तो वरदान है, ना ही अभिशाप, ना ही आशीर्वाद है और ना ही कोई श्राप। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज देम पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ये निर्भर करती है कि हम उसे उपयोग कैसे करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। Science has taught us to fly like birds in the sky and swim like fish in the oceans, but it has not taught us how to walk on the earth। यहाँ पर हमने एक कोटेशन के फॉर्म में लिख दिया कि विज्ञान ने हमें सिखाया है कि कैसे पक्षियों की तरह आकाश में उड़ें या कैसे महासागरों में फिश की यानी मछलियों की तरह तैरें, पर उसने यह नहीं सिखाया है कि पृथ्वी पर हम कैसे चलें। ये कोटेशन डाल दिया, इफेक्टिव हो गया ना। द थर्ड वर्ल्ड वार विल बी फॉट विथ बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स बट द फोर्थ विल बी फॉट विथ स्टोन्स एंड एरोज। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीसरा जो विश्व युद्ध होगा वो बॉम्ब्स और मिसाइल्स से होगा, लेकिन जो चौथा विश्व युद्ध होगा तीसरा बॉम्ब्स और मिसाइल्स से होगा और चौथा जो विश्व युद्ध होगा वह पत्थरों और एरोज यानी धनुष तीर कमान से होगा। सोचने वाली बात है कि ये लाइन क्यों लिखी है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि पूरे जो संसाधन है वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आगे वही बचेगा जो नेचुरल पृथ्वी में जो चीज़ें हैं, इसलिए ये लाइन यहाँ बहुत इफेक्टेड है।
एक और कोटेशन हमने इस पे ऐड किया, साइंस इज़ अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। विज्ञान अच्छा नौकर है पर बुरा मास्टर। मतलब विज्ञान को अपने पर हावी नहीं होने देना, उसे सर्वेंट बना के रखना, जो हम कहें सिर्फ वही काम वह करे। सो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि किस सीक्वेंस में हमने ऐसे लिखा। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। और मेरा हिंदी में अर्थ बताने का आपको सिर्फ यही उद्देश्य था कि आप इसे समझ गए होंगे और इसे याद करें। एग्ज़ाम में आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके जस्ट बाद एक सेकंड टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ऑन कोरोना वायरस, इसका एक और नाम कोविड-19 इस पे लिखा हुआ है, आप जानते हैं। इसमें भी हम इंट्रोडक्शन में वही मेन चीज़ डिस्कस करेंगे, जिससे जो हमारे थीसिस स्टेटमेंट को जो सपोर्ट करती बातें हों, उसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ लिखा है, समवन हैज़ करेक्टली सेड दैट इफ हेल्थ इज़ गॉन एवरीथिंग इज़ गॉन। किसी ने सही ही कहा है कि यदि स्वास्थ्य चला गया तो सब चला गया। हेल्थ इज वेल्थ एंड नथिंग सुप्रीम देन वॉट अवर हेल्थ स्टैंड्स एट द प्रेजेंट हेल्दी पर्सन, whether rich or poor, lives more happy and peaceful life than any rich person having a diseased body। और हेल्थ जो है वह मतलब स्वास्थ्य जो है वही धन है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक रोगी व्यक्ति की तुलना में यदि वह गरीब है या अमीर, इससे कोई मतलब नहीं है। वह व्यक्ति ज़्यादा सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीता है जो स्वस्थ है। There are a number of routes by which a person can become infected with an infectious agent। बहुत सारे ऐसे रास्ते बताए गए हैं या रास्ते हैं जिनसे कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है इन्फेक्शन एजेंट्स के थ्रू। Infectious diseases are called bacteria, virus, fungi और पर्सन टू अनादर। जो इन्फेक्शन डिजीज कहलाती हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस आदि या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। COVID-19 nowadays a new respiratory disease called COVID-19 is spreading across the world। आज के समय में जो एक श्वास संबंधी बीमारी है जिसे कोविड-19 कहा गया, पूरे विश्व में फैलते जा रही है। COVID-19 was first identified during December 2019 in Wuhan city of China। COVID-19 जो है वो पहली बार आइडेंटिफाई हुई दिसंबर 2019 में वुहान सिटी चाइना में। COVID-19 इज नाउ अ कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेथ अक्रॉस द वर्ल्ड। COVID-19 के कारण अब जो है पूरे विश्व में बहुत अधिक मात्रा में जो है मृत्यु हो चुकी है या हो रही है। ये बहुत सारी डेथ का रीज़न बन रहा है, ये कह सकते हैं। एनी सर्टिफाइड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड। अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट कोविड-19 का नहीं खोजा जा चुका है। सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स आर fever, dry cough, breathing problem. Some patients also have aches and pains, nasal congestion, रनी नोज़। जो ऊपर सिम्टम्स लिखे हैं कि सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में संबंधी कुछ लोगों को दर्द और पेन भी होता है और रनी नोज़ इसके सिम्टम्स हैं। हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, कैसे फैलता है जानेंगे। कोविड-19 स्प्रेड्स मेनली बाय ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कफिंग और स्नीजिंग ऑफ अ कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन। कोविड-19 मेनली जो है वह फैलता है जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड व्यक्ति होते हैं, उस व्यक्ति के जो खांसने और छींकने के से जो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं उनके संपर्क में आने से। प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, इससे बचाव क्या हो सकते हैं। प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, प्रैक्टिस गुड हाइजीन, डू नॉट टच योर आईज, नोज एंड माउथ विथ अनक्लियर हैंड्स, wear mask, ensure that surfaces and objects are regularly cleared। ये कुछ प्रिवेंशन के पॉइंट्स लिख दिए हमने। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, प्रैक्टिस में डालना गुड हाइजीन यानी साफ सफाई की आदत डालना और अपने आँख, नाक और मुंह को
गंदे हाथों से नहीं छूना, मास्क पहनना और ये आप श्योर कर लें कि आप जिस भी सरफेस पे या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ छू रहे हैं तो वह साफ़ हो। Conclusion. At there is no specific treatment for disease caused by a novel coronavirus। जैसे हम जानते हैं कि इसका कोई विशिष्ट उपचार अभी तक नहीं आया क्योंकि ये नोबल कोरोना वायरस के नाम से आइडेंटिफाई हुआ है, नया वायरस है। पीपल शुड अंडरस्टूड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरोना वायरस डिजीज। जो लोग हैं उनको पता होनी चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन कोरोना वायरस डिजीज से रिलेटेड। वी अवेयर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन ऑब्लिक मिथ्स दैट में सर्कुलेट बाय ऑनलाइन। और जो फेक न्यूज़ होती हैं या जो मिथ्स होते हैं फॉल्स, उनसे हमको ऑनलाइन सर्कुलेट होते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन, इनसे सावधान होना चाहिए, रहना चाहिए। वी ऑल मस्ट फॉलो द WHO रूल्स। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल हैं उन्हें हमें ज़रूर पालन करना चाहिए। ऑल आवर विशेज विल रियली वर्क। और हमारी सभी की जो इच्छाएं हैं वह निश्चित रूप से काम करेंगी। स्टे होम, स्टे सेफ। सो स्टूडेंट्स, आपने देखे कि किस तरीके से हमने यहाँ 2 ऐसे राइटिंग की, उनको इंट्रोडक्शन, सपोर्टिंग बॉडी पैराग्राफ के साथ में कंक्लूजन के साथ उसे एंड किए। एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इन दोनों ऐसे को अपनी कॉपी में लिखिए, उन्हें याद कीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये परीक्षा में आ सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।